हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को हम कवर कर चुके हैं। और इससे पहले जो है 3 चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो हम इसकी भी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारी एक शायरी। ठीक है, मोटिवेशन शायरी है, जिससे कि आप अच्छे से तरीके से मोटिवेट हो सकें और आगे बढ़ सकें। तो ध्यान से सुनेंगे। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वाह भाई वाह। ठीक है, तो इसी असूल को पकड़ते हुए कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, इसी असूल को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक नए जोश के साथ, अपने एक नए उमंग और उत्साह के साथ अपनी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और जोश अपना साथ बनाते रहिए। जोश आपका हाई होना चाहिए। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा विद्युत संयोजक व सहसंयोजक यौगिकों के गुणों की तुलना। इनके गुणों की हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है हमारी दोबारा यही हेडिंग लिखी हुई है, क्रम संख्या, विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक और ये सहसंयोजक यौगिक। तो इसमें क्या है हमारा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसे देखिए। ये वाला आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, साथ ही जो हमारे सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो आयनिक यौगिक होते हैं वे केवल ठोस होते हैं और जो हमारे सहसंयोजक यौगिक होते हैं वे ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं, यानी तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। सेकंड आप देखिए कि आयनिक यौगिक, जो हमारा आयनिक बंध अधिशात्मक होते हैं। ठीक है, ये आयनिक यौगिक जो होते हैं हमारे, ये जो आयनिक बंध बनते हैं ये अधिशात्मक होते हैं। ठीक है, और हमारा सहसंयोजक यौगिकों में निश्चित अणु बनते हैं जिनके बंधों में के मध्य निश्चित कोण होते हैं। ठीक है, जो हमारे सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके जो अणु होते हैं, अणु बनते हैं, उनके बीच जो बंधों के मध्य जो एक निश्चित कोण होता है। ठीक है, एक पहले से तय किया गया क्या होता है, कोण होता है, एक निश्चित कोण होता है। ठीक है, आइए इसका थर्ड पॉइंट जानते हैं। इसके क्रिस्टल जालक, ठीक है, इसके क्रिस्टल जालक के अंश, ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, इसके क्रिस्टल जालक के अंश हैं, अंश आयन है। इसके क्रिस्टल जालक के अंश आयन हैं जिसके मध्य परबल स्थित विद्युत बल होता है। जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है उसके जो आयन होते हैं उनके मध्य क्या होता है, परबल स्थिर विद्युत बल होता है। ठीक है, उसके सहायता से भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके क्रिस्टल जालक के अंश के इसके क्रिस्टल जालक के अंश अणु होते हैं जो दुर्बल वान डर वाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। कुछ में जालक के घटक परमाणु होते हैं जो कि सहसंयोजक बंधों से संगठित रहते हैं तथा विशाल अणु बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो ये सहसंयोजक यौगिक के जो अणु होते हैं ये क्या होते हैं, दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय हैं तथा कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक है, जो हमारा आयनिक यौगिक होते हैं ना, ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं तथा जो कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं, मतलब घुलते नहीं होते हैं जो कार्बनिक विलायकों में। ठीक है, उसके साथ ही सहसंयोजक में सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलेय तथा जल में अविलेय होते हैं, यानी इसके विपरीत होते हैं। जो हमारा विद्युत संयोजक होते हैं इसके विपरीत बिल्कुल, जो सहसंयोजक यौगिक हैं वो कार्बनिक विलायकों में क्या हो रहे हैं, विलेय हो रहे हैं तथा जल में क्या होते हैं,
अविलेय होते हैं। ठीक है, तो इसके 4 गुण हैं। कुछ गुणों की तुलना हम नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। ठीक है, ठीक है, वापस यही एडिंग है। अब आ जाता है हमारा 5th पार्ट। ठीक है, ये आ जाता है आपका कि आयनिक यौगिक सामान्यतः कठोर होते हैं तथा उनका गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, जो हमारा आयनिक यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, इनका जो गलनांक होगा, क्वथनांक होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, और सहसंयोजक यौगिक में सहसंयोजक यौगिक विशाल अणु को छोड़कर सामान्यतः कोमल होते हैं, सहज गलनीय तथा वाष्पशील होते हैं। मतलब कहने के क्या है कि जो सहसंयोजक यौगिक हमारे होते हैं ये विशाल अणुओं को छोड़कर मतलब बहुत ही सामान्यतः और मतलब नर्म होते हैं। ठीक है, कठोर नहीं होते हैं। तो इनका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो भी नॉर्मल मतलब बहुत ही कम होता है आयनिक यौगिकों की तुलना में। ठीक है, आइए 6th पार्ट देखते हैं इसका। आयनिक अभिक्रियाएं, जो हमारा आयनिक अभिक्रियाएं व्यवहार में तत्कालिक होती हैं, जैसे कि अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण कैसी अभिक्रिया है, मतलब जिसमें नीचे पदार्थ बैठ जाता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। तो आयनिक अभिक्रिया व्यवहार तत्कालिक होती हैं और सहसंयोजक अभिक्रियाएं सामान्य धीरे धीरे होती हैं। मतलब क्या है, जो आयनिक अभिक्रियाएं होंगी वो एकदम से पूर्ण हो सकती हैं या हल्का सा समय लगेगा, लेकिन जो सहसंयोजक अभिक्रियाएं होती हैं ये धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, इनमें तेजी से अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 7th पार्ट। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते, किंतु वे पिघली अवस्था में विलयन में विद्युत चालक होते हैं तथा इसका विद्युत अपघटन किया जा सकता है। मतलब क्या है, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस में हों तो उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन यहीं पर अगर वे पिघली हुई अवस्था में हों तो जो पिघला हुआ उनका विलयन होता है उसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होते हैं तथा इसे विद्युत अपघटन भी किया जा सकता है। ठीक है, और जो हमारा सहसंयोजक यौगिक होते हैं वे क्या होते हैं, विद्युत के विरोधी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ठीक है, इसका अपवाद है, मतलब ग्रेफाइट इसका अपवाद है, लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत के रोधी होते हैं, विद्युत का विरोध करते हैं, मतलब उनमें विद्युत नहीं प्रवाहित की जा सकती। ठीक है, तो आइए, ये आपके विद्युत संयोजक व सहसंयोजक यौगिकों के गुणों की तुलना हो चुकी है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। अब आ गया है कार्बन के अपरूप तथा उनके गुण। ठीक है, क्या आ गया है, कार्बन के अपरूप तथा उनके गुण। ठीक है, तो आइए इसे भी देखते हैं। अपरूपता अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, यह भिन्न अपरूप कहलाते हैं। कार्बन विभिन्न रूपों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से कुछ निम्न है, जैसे क्रिस्टलीय रूप, उदाहरण क्या है इसका, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरीन। सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या एमाफर्स रूप, उदाहरण कोयला, लैंप ब्लैंक तथा चारकोल। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि अपरूपता किसे कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं आप एक बार कि जो हमारी अपरूपता है उसे क्या है, किसे कह रहे हैं हम, अपरूपता का वह गुण है, अपरूपता जो कि वह गुण होता है कि जिसमें कोई तत्व होगा वो एक से अधिक रूप में पाया जाएगा, एक से क्या है, अधिक रूप में पाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वह अपरूपता कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन के भी काफ़ी सारे अपरूप हैं, रूपों में पाया जाता है, अपरूपता है वो ठीक है, जैसे कि आपको उदाहरण भी दिए गए हैं कि क्रिस्टल के रूप कितने हैं, जैसे हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, फुलेरिन हो गया। ठीक है, और सूक्ष्म क्रिस्टलीय जो एमोफर्स रूप हैं वो कितने होंगे, कोयला, लैंप ब्लैक तथा चारकोल। ठीक है, तो आइए, ये आपको समझ में आ गया होगा अपरूप किसे कहते हैं और इसके गुण हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा हीरा। ठीक है, हमारा क्या आ जाता है, हीरा यानी डायमंड। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है।
जो हीरा हमारा होता है वो रंगहीन होता है, वो पारदर्शी पदार्थ होता है। इसकी अत्यधिक चमक कुछ अपवर्तनांक के कारण होती है। ठीक है, इसकी जो अत्यधिक चमक होती है वो अपवर्तनांक के कारण होती है। ठीक है, ये काफ़ी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है। जो हमारा हीरा होता है वो काफ़ी भारी होता है तथा कठोर भी होता है। कठोरतम प्रकृति पदार्थ के रूप में माना जाता है। ठीक है, मतलब इसको ब्रैकेट में दूसरी भाषा में लिख दिया कि जो अधिकतम कठोर भी होता है और भारी भी होता है। यह विद्युत का कुचालक क्यों होता है? कुचालक क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी अनुपस्थिति, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती। ठीक है, परंतु इसकी उच्च तापीय चालकता तथा उच्च गलनांक बिंदु होता है। क्योंकि ये कठोर बहुत होता है तो उसके जो तापीय चालकता है यानी उच्च गलनांक बिंदु होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसकी अब आ गई हमारी क्या है, हीरे की संरचना। ठीक है, अब हम हीरे की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, ये होगा आपका संरचना यानी स्ट्रक्चर। ठीक है, यह कार्बन परमाणु का वृहद अणु है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक कार्बन परमाणु है, मान लीजिए ये जो एक कार्बन परमाणु है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो कार्बन परमाणु है ये क्या कर रहा है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा है। क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही मतलब जुड़ा होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है क्योंकि वो साझा करते हैं आपस में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रबल सहसंयोजक बंध बनने के कारण इसकी कठोरता त्रिविमीय जालक संरचना होती है। तो जो ये संरचना आप देख पा रहे हैं ये कैसी संरचना है, ये एक त्रिविमीय संरचना है। ठीक है, जो आपको ये संरचना दिख रही है मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये कैसी संरचना है, त्रिविमीय संरचना है। ठीक है, जो इसकी कठोरता के लिए उत्तरदायित्व होती है। जो मतलब जैसे कि ये आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपस में इतने कठोर होते हैं, जो इसका कठोरतम का उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये आपस में इतने कठोर तरीके से जो मतलब सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बिल्कुल मजबूत होते हैं, तो ये काफ़ी कठोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा, इसके अतिरिक्त हीरे के क्रिस्टल में प्रबल सहसंयोजक बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसका गलनांक उच्च होता है। मतलब जब ये आपस में इतने मतलब अच्छे तरीके से मतलब जो इन्होंने सहसंयोजक बंध बना रखा है, जो कि मतलब बहुत ही कठोरतम पदार्थ ये बन जाता है, क्योंकि आपस में सहसंयोजक बंध इन्होंने बना रखे हैं। और इनकी जो कठोरता का उत्तरदायित्व भी यही है कि ये प्रबल सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं। तो इन्हें तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की भी बहुत आवश्यकता होगी और इसलिए इसका गलनांक भी उच्च होगा। ठीक है, उम्मीद है आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उपयोग, यूजेस, जो हम यूजेस मतलब इसके उपयोग क्या हैं, जो हमारे हीरा है इसके उपयोग क्या हैं। इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेफाइट तथा गिलास को काटने वाले चाकू में करते हैं। इसकी कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या तात्पर्य है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आप अपने घरों में, ऑफिसों में जो क्या है शीशे चढ़ाते हैं, तो जो शीशे चढ़ाने वाला होता है वो क्या करता है कि एक चाकू सा मतलब चाकू के टाइप का नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे इंच टेप होता है, ऐसे टाइप का होता है, और आप जैसे उस पर फेरते हैं तो वो कट जाता है शीशा। ग्लास हो, शीशा हो, मार्बल हो, ग्रेफाइट, ये सभी क्या होते हैं, ये इन सबको काटने में जो है वो हीरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी कीमती पत्थर मतलब जो ये इतना कीमती होता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका उपयोग जो है आभूषणों में भी किया जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे आ गया है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट
ठीक है, यह क्या होता है देखते हैं। यह भूरा काला पारदर्शी पदार्थ है। पारभासी, यह काला होता है, भूरा या काला हो सकता है, और पारभासी पदार्थ होता है। ठीक है, यह हीरे से हल्का, मुलायम, चिकना तथा फिसलनशील होता है। मतलब क्या होता है, ये हीरे से बहुत ही हल्का होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है तथा फिसलनशील होता है। ठीक है, फिसल जाता है यह विद्युत का अच्छा चालक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, परंतु ऊष्मा का चालन नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि यह विद्युत का तो अच्छा चालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यह ऊष्मा का मतलब इसमें विद्युत का चालन हो जाता है, परंतु ये ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब अच्छा चालन इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब आ जाती है हमारी संरचना। ठीक है, ये संरचना आ गई हमारी ग्रेफाइट की। ठीक है, थोड़ा आपको साफ भी दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। ग्रेफाइट की षष्ठफलकीय संरचना, और इधर है ग्रेफाइट में बंधता। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की प्रतियां तथा चादर संरचना होती हैं। ठीक है, जो ग्रेफाइट में जो परमाणु होते हैं उसकी प्रतियां तथा चादर संरचना होती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, षटकोणीय रेखीय संरचना बनाता है। मतलब क्या है कि जो इसमें कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु है, वो क्या करता है, अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि जो ये कार्बन परमाणु है, ठीक है, ये बीच में जो कार्बन परमाणु है, एक मिनट रुकिए, ये जो कार्बन परमाणु आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला, ये क्या कर रहा है, अन्य 3 कार्बन परमाणु से, 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, ये होता है हमारा मतलब ये हमारी ग्रेफाइट की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, यद्यपि प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये वाला, तो ये क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया, जो इसे विद्युत का अच्छा चालन बनाता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की विभिन्न परतें एक दूसरे से दुर्बल वान डर वाल बलों द्वारा जुड़ी होती हैं। जो इसमें ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु की परतें होती हैं, ये क्या करती हैं, दुर्बल वान डर वाल बलों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अतः यह एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट छूने पर क्या होता है, फिसलता है। ठीक है, हमें वो क्या मुलायम महसूस होता है और फिसलनशील होता है। तो ये आपकी क्या होती है, ग्रेफाइट की संरचना होती है, और ये आपकी ग्रेफाइट की बंधता है। ठीक है, कैसे आपस में बंध बना रखा है इन्होंने, ये ग्रेफाइट में बंधता होती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। उपयोग, हमारे जो ग्रेफाइट है, इसका उपयोग किस में किया जाता है। इसके चूर्ण का प्रयोग मशीनों के पुर्जे में स्नेहक के रूप में किया जाता है। जो इसका चूर्ण होता है, स्नेहक क्या होता है, स्नेहक एक चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसे पुर्जों में और ये उसमें जो मशीनें होती है उसमें चिकनापन ही रहता रहे, उसके लिए क्या करते हैं, इसमें स्नेहक बोल देते हैं कि स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के कार्य करता है, तथा इसका प्रयोग सेलों में इलेक्ट्रोड तथा पेंसिल में लेड के रूप में भी किया जाता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि सेलों में जो इलेक्ट्रोड होती है, जैसे कि आपने पहले ज़माने में रेडियो देखे होंगे, तो रेडियो में जो सेल गिरते थे, वो सेल में अगर आपको तोड़े हैं तो उसमें जैसे बच्चे खेलते थे उन सेलों से, हम भी काफ़ी खेले हैं, तो जो इलेक्ट्रोड उनके अंदर से निकलती है ब्लैक कलर की, वो हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। और साथ ही आप सभी को पता है, पेंसिल तो सभी लोग यूज़ करते हैं, तो उस पेंसिल में जो ब्लैक कलर की जो वो लिखने का पदार्थ है, वो जो बना होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है, क्योंकि यह कागज पर काला चिन्ह बना सकता है। ठीक है, इसके लिए काला लेड या प्लेमेंगो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, काला लेड भी कह सकते हैं और प्लेमेंगो भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे आगे आया हमारा फुलेरीन। ठीक है, ये हो गया हमारा फुलेरीन। ठीक है, तो फुलेरीन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। हेरोल्ड क्रेटा
जो हमारी हेरोल्ड क्रेटा वैज्ञानिक थे, रिचर्ड स्मॉले, ठीक है, जो रिचर्ड स्मॉले थे तथा रॉबर्ट कर्ल, ये हमारे क्या थे, तीनों वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, सन 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की दो छड़ों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए कार्बन को संघनित करने पर कागज से कार्बन के एक नए अपर रूप C60 की खोज की। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये जो हेरोल्ड क्रेटा, रिचर्ड स्मॉले तथा रॉबर्ट कर्ल थे, इन्होंने 1985 में क्या किया कि वातावरण में दो कार्बन की छड़ ली और उन पे क्या किया, लेज़र बीम द्वारा आर्क प्रवाहित किया। ठीक है, लेज़र बीम द्वारा उन्हें आर्क प्रवाहित कर रहेगा तो उन पर क्या हुआ, वो वाष्पित होने शुरू हो गई। तो वाष्पित होने पर जो कार्बन की वाष्प है उसको संघनित करने पर प्राप्त काजल, जो हमारा काजल प्राप्त हुआ, उससे क्या है, कार्बन में एक नए अपर रूप, कार्बन का जो काजल हमें प्राप्त हुआ संघनित करने पर, जो वाष्पित होकर ऊपर ब्लैक कलर का जो काजल जमा हो गया, वो जो कार्बन का एक नया अपर रूप की उन्होंने खोज की, जिसका नाम उन्होंने C60 दिया था। ठीक है, इस प्रकार अन्य अपर रूपों में पाए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने क्या किया कि आने वाले जो इसी प्रकार जो अन्य अपर रूप थे उनके भी पाए जाने की ऐसे ही घोषणा की कि ऐसे वो पाए जा सकते हैं। इस खोज के लिए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जो ये हमारे तीनों वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया गया, इसके लिए आप इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अपर रूप का नाम फुलेरीन रखा गया था। ठीक है, तो इस अपर रूप का नाम, मतलब खोज करता को इसको C60 का नाम तो दिया ही था, साथ ही इस अपरूप को क्या नाम दिया गया था, इन अपरूपों को सभी को फुलेरीन का नाम दिया गया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल पर लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए और मैं आपके साथ ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।